हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ मॉड्यूल 3। आज का टॉपिक है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज एक ऐसी सीरीज जिसमें कि साइन एंड कॉस की टर्म्स होती हैं। इस फूरियर सीरीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। आपके पास ये एक फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ एक्स। इस फंक्शन ऑफ एक्स की आपको फूरियर सीरीज बनानी है, इसको फूरियर सीरीज में कन्वर्ट करना है। इसकी जो फूरियर सीरीज है वो ऑलरेडी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। दिस इज द फूरियर सीरीज। इस फूरियर सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी वैल्यू ऑफ ए नॉट ए एन एंड बी एन ओनली। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन इन द फूरियर सीरीज। This series of sine and cos is called Fourier series made by the scientist Fourier। देख सकते हैं आप where a naught, a n, b n की वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, जिनको हम Fourier कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर a naught की वैल्यू होती है 1 by l, इंटरवल है c से लेकर c plus 2l f x dx। a n की वैल्यू है 1 by l, इंटरवल है c से लेकर c plus 2l f x cos n pi x by L इंटू डी एक्स। बी एन की वैल्यू है 1 बाई एल, सी से लेकर c प्लस 2l इज द इंटरवल एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में फूरियर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा होगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल दे रखा होगा जिसमें आपको फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करना है। यहाँ पर इन फॉर्मूलों में आप देख सकते हैं कि जो आपका फंक्शन है वो एफ एक्स है, जो कि आपको गिवन होगा, और इंटरवल भी आपको गिवन होगा जो यहाँ पर हमने लिया है c से लेकर c प्लस 2l। इस इंटरवल की हेल्प से हम लोग l फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं कि l फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। l को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरवल दे रखा है -3 to 3। यहाँ से आपको x की वैल्यू जो दे रखी है वो एक रेंज में दे रखी है -3 से 3। तो हमने जो इंटरवल कंसिडर करा है वो c से लेकर c प्लस 2l है। तो आप इन दोनों इंटरवल्स को कंपेयर करा लीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो c है उसकी वैल्यू -3 है और c प्लस 2l की वैल्यू 3 है। इसको यहाँ पर लिख देंगे, c की वैल्यू -3 एंड c प्लस 2l की वैल्यू 3। ये जो c की वैल्यू -3 है इसको आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। आप ये समझ सकते हैं कि हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर c और l निकालना है। c की वैल्यू ऑलरेडी आप देख सकते हैं -3 है, आप बड़े इजीली यहाँ से कंपेयर करेंगे, आपके पास c आ जाएगा। इस c की वैल्यू को आप c प्लस 2l में रख दीजिए और यहाँ से आप देख सकते हैं कि -3 प्लस 2l इज इक्वल्स टू 3 आया। यहाँ से 2l इज इक्वल्स टू 6 आ गया और l की वैल्यू आ गई 3। इस तरीके से आप बहुत आराम से l निकाल सकते हैं। आपको पूरे के पूरे हर एक फॉर्मूले में l की रिक्वायरमेंट है। जब आप फूरियर सीरीज लिखेंगे वहां पर भी आपको l की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूलाज लगाएंगे तो भी आपको l की रिक्वायरमेंट है। l निकालने का बच्चों तरीका आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने का कोई नया तरीका नहीं है, इंटीग्रेट जैसे आप लोग करते हैं अपने 12th में वैसे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैंने आपको 3 फॉर्मूले रिकॉल करा रही हूँ ऑफ इंटीग्रेशन। हैव अ लुक। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, सबसे पहला मेथड होता है बाई पार्ट। बाई पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx। सपोज आपका जो रेंज है या जो आपका इंटरवल है, सपोज वो कैपिटल A से लेकर कैपिटल B तक का इंटरवल है, तो सारा इंटीग्रेशन होने के बाद सबसे लास्ट में आप लिमिट्स अप्लाई करेंगे A to B। ये आपका पहला मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं बाई पार्ट। जो आप जिसके फैमिलियर हो और आप पहले से ही इस तरीके के मेथड को कर चुके हो। अब हम दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है कि अगेन
यू हैव टू इंटीग्रेट u एंड v, आपको इंटीग्रेशन करना है, बाई पार्ट आप लगा चुके हैं। अब एक और मेथड है विच इज अगेन द सेकेंड फेज ऑफ बाई पार्ट, या आप कह सकते हो इसको बाई पार्ट को ही थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखा गया है। फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v वन टाइम माइनस u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस u डबल डैश integration of v and so on, where u dash is equals to du upon dx, u double dash is equals to d2u upon dx2, v1 is equals to integral of v with respect to x, v2 is equals to डबल इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, v3 का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ v 3 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला उसी क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा जहां पर दो फंक्शन, एक u और एक v होंगे, और इन दोनों में से एक फंक्शन वो होगा जिसका डिफरेंशिएशन करते 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 आखिर में वो 0 बन जाए। अगर कोई ऐसा फंक्शन है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया था एक्स स्क्वायर और आपको दिया गया है साइन एक्स या साइन 2x, आपको इसको सपोज इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, तो आप देख सकते हैं कि एक आपके पास एक्स स्क्वायर है और एक साइन 2x है। साइन 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे cos 2x इंटू 2, उसके बाद cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 4, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये बनेगा 2x, और 2x का करेंगे तो 2, और 2 का करेंगे तो 0। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 2 का 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होता होता 0 होगा, इसीलिए हम इसको कंसिडर करेंगे u, और जो दूसरा फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा v। अब हमें इंटीग्रेशन करना, मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। फॉर्मूला ये कहता है कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखो, यानी कि u को एज इट इज रखो, इंटीग्रेशन कर दीजिए साइन 2x का। साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2, उसके बाद माइनस लगाइए। अब आपको सिंपल करना क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करते जाइएगा और इस टर्म का इंटीग्रेशन करते जाइएगा, और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होता होता 0 ना हो जाए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 4, फिर प्लस 2x का हो जाएगा 2 माइनस, ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 4 पहले ही था इंटू 2 दैट इज 8, और जैसे आप 2 का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे ये आंसर आपका हो जाएगा 0। यहां पर ये आपका इंटीग्रेशन ओवर होता है, इसको आप थोड़ा सा सही से लिख लेंगे और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, जिससे इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं थर्ड फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, e रेज़ टू द पावर ax cos bx dx। एक फॉर्मूला और है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर ax sin bx dx। अगर ऐसा कोई इंटीग्रेशन आपको करने के लिए आ जाए तो आपके पास फॉर्मूला होता है e रेज़ टू द पावर ax a cos bx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b साइन bx और इसको इस तरीके से कर देंगे क्लोज। सपोज आपको लिमिट दे रखी थी c से लेकर d, तो इस पूरे इंटीग्रेशन को करने के बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे c टू d। ये फॉर्मूला है a वाला, ये इस इंटीग्रेशन को करने का आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है।
इसी तरीके से एक फॉर्मूला ये भी है, ये आपका फॉर्मूला नंबर हम लोग 1 कर देते हैं और ये आपका फॉर्मूला नंबर 2। दोनों फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहां पर cos bx था और यहां पर sin bx। दोनों फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं, बस यहां पर cos bx है, यहां पर sin bx है। देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे फॉर्मूले में। अगर आपकी लिमिट सी से लेकर डी तक दे रखी है तो आप यहां पर अप्लाई कर देंगे लिमिट सी से लेकर डी तक। ये आपके 3 मेथड मैंने बताए इंटीग्रेशन के, आपको जो मेथड सही लगे वो आप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेथड है, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, ये कुछ क्वेश्चंस में लगेगा जहां पर आपके दो फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होगा और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक में भी साइन एंड कॉस। अगर साइन एंड कॉस होगा तभी ये फॉर्मूले लगेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 तरीके के आपको फॉर्मूले बताए हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद अब बच्चों हम लोग कुछ बेसिक वैल्यूज देख लेते हैं कि होती क्या क्या इंटीग्रेशन के बाद क्या क्या आ सकता है। तो कुछ वैल्यूज देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको काम आएंगे। देखिए जरा बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं साइन की। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई। आप देख सकते हैं साइन पाई, 2 पाई, 3 पाई, साइन एन पाई, साइन एन प्लस 1 पाई, साइन एन माइनस 1 पाई, साइन 2n माइनस 1 पाई। ऐसी कोई भी वैल्यू आ जाए तो सबकी सारे की सारे वैल्यूज का आंसर होता है 0। तो आपके पास साइन 0 तो 0 है ही है। साइन के साथ जब भी पाई आ जा रहा है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इसको हमने जनरल टर्म में लिख दिया है साइन एन पाई। एन की जगह अगर आपके पास n प्लस 1 आता है, n माइनस 1 आता है, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 कुछ भी आता है तो सबका आंसर हो जाता है 0। लेकिन अगर साइन n प्लस हाफ पाई की वैल्यू आए तो वैल्यू हो जाती है -1 रेज़ टू द पावर n। ये बच्चों आपको साइन की वैल्यूज है। आपके क्वेश्चन में कभी भी साइन के साथ पाई आ जाता है अदर देन दिस वैल्यू, इस लास्ट वैल्यू को छोड़कर जहां पर ये n प्लस हाफ है, हर एक जगह पर आप देख सकते हैं साइन के साथ जब भी पाई आ जाए आंसर विल बी 0। अब एक बार कॉस की वैल्यूज को देख लेते हैं। देखिए कॉस 0 1, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई -1 की पावर 2, कॉस 3 पाई -1 की पावर 3। ऐसे ही कॉस n पाई क्या बन जाएगा, -1 की पावर n। कॉस n प्लस 1 पाई क्या बन जाएगा, -1 की पावर n प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखते हैं, कॉस पाई -1 होता ही है, कॉस 2 पाई हमने लिखा -1 की पावर n, यानी कि -1 की पावर 2, जो वैल्यू हो जाएगी +1। यहां से देखिए क्या बनकर आ रहा है, cos 3 पाई -1 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू -1। तो आप देख सकते हैं क्या हम लोग कर क्या रहे हैं, cos के साथ पाई में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसको हम माइनस की पावर में लिख दे रहे हैं। इसी तरीके से जब 2 था तो 2 लिखा, 3 आया तो 3 लिखा, n आया तो n लिखेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर पता था कि 2 एक इवन नंबर है तो नेगेटिव की पावर में इवन आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 3 एक ऑड नंबर है, माइनस की पावर में ऑड आएगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन n जो है वो हमें नहीं पता कि वो इवन है या ऑड है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आता है -1 की पावर n। इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो ये वैल्यू +1 हो सकती है या ये वैल्यू -1 हो सकती है। कब, अगर n आपका इवन है, n अगर आपका इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर n आपका ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये n इवन के लिए आ गया और ये वैल्यू n ऑड के लिए आ गई।
तो जब भी n आप देखेंगे पावर में तो हमेशा दो वैल्यूज रहता है, इवन या एक ऑड के लिए। तो एक वैल्यू हमेशा प्लस का 1 आएगी और एक वैल्यू माइनस का 1 आएगी। या आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप ऐसा ही लिख के छोड़ दीजिए, -1 की पावर n। ऐसे आप देख सकते हैं। अब की बार पाई के साथ n+1 आ गया, तो ये भी इसकी पावर में आ गया। आप देख सकते हैं इसकी भी दो वैल्यू हो सकती है। एक वैल्यू देखिए, n को आप ले लीजिए इवन, n को आपने इवन लिया, इवन में +1 हुआ तो वो ऑड हो गया। माइनस की पावर में जब ऑड आता है तो आपका आंसर आ जाता है माइनस के साथ। अब आप ये मान लीजिए कि n आपका ऑड है, तो अगर ऑड में एक प्लस होगा तो वो इवन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव की पावर में इवन आता है तो वैल्यू हो जाती है +1। तो जब भी आपके पास n आने लगेगा तो इसकी हमेशा दो वैल्यूज आएंगी। आपको ध्यान ये रखना है कि cos के साथ जब भी पाई आएगा तो -1 तो आएगा, लेकिन इसका जो कॉफिशिएंट है वो उसकी पावर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है cos n-1 पाई, तो इसको आप लिखेंगे -1 की पावर n-1। अगर लिखा है cos 2n+1 इंटू पाई, तो आप इसको भी ऐसे ही लिखेंगे -1 की पावर 2n+1। यहाँ पर एक विशेष बात देखने की है कि अगर आपका n इवन है या n ऑड है, दोनों से आपका आंसर +1 आएगा। देख लेते हैं किस तरीके से। आपने n की जगह इवन नंबर लिया, इवन में एक प्लस करा, ऑड आ गया, ऑड की मल्टीप्लाई 2 से करी, इवन आ गया, इवन आ गया तो इसका आंसर +1। अब माना आपने यहाँ पर ऑड लिया, ऑड में एक प्लस करा, इवन आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 2 से करी, इवन आ गया, वैल्यू +1। कहने का मतलब ये है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका नंबर इवन हो या ऑड हो, 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो इवन हो जाएगा, और जब भी नंबर इवन होगा तो आपका आंसर हमेशा +1 आएगा। इसी तरीके से अगर cos 2n-1 पाई है तो ये भी बनेगा -1 की पावर 2n-1, और यहाँ पर भी क्योंकि 2 आ जा रहा है तो ये वैल्यू भी आपकी बन जाएगी +1। इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको cos की वैल्यूज लिखनी है। अगर cos n+1/2 इंटू पाई आ जाए तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन अगर बच्चों कहीं पर cos n π/2 आ रहा है तो आप उसको cos n π/2 लिखकर ही चलेंगे, इसकी कोई जनरल टर्म नहीं है। इसी तरीके से अगर sin n π/2 आता है तो उसको भी आप sin n π/2 लिखकर ही चलेंगे। इस तरीके से हमारे कुछ वैल्यूज हैं साइन की और कॉस की। अब आगे देखते हैं। एक और कंसेप्ट यहां पर लगता है बच्चों इवन ऑड फंक्शन का। दिस इज अ टूल, इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू विश यू कैन यूज दिस टूल, अदरवाइज यू कैन लीव इट। इवन ऑड फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन में देखते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन की क्या पहचान होती है? अगर आपके पास कोई फंक्शन है x, आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें अगर आप x की जगह रिप्लेस करें -x और आपके फंक्शन की वैल्यू में कोई अंतर ना आए, दोनों की दोनों बार में आपकी वैल्यू सेम आ जाए, तो ये हमारा फंक्शन होता है इवन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो फंक्शन था वो था x², आपने x को रिप्लेस करा -x से, आपके पास फंक्शन बनकर आ गया -x² विच इज इक्वल्स टू x²। आप देख सकते हैं ये f(x) और f ऑफ -x, ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। इसका मतलब आपका फंक्शन इवन है। एक और तरीका है जो आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। अगर आप ग्राफ बनाएं अपने फंक्शन का, माना आपका फंक्शन x² ही है, अगर आप इसका ग्राफ बनाएं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो आप देख सकते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। जब भी आपका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा तो वो हमेशा इवन होगा। तो आपका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आ गया, इसलिए आप कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। तो ये आपका बनकर आ गया इवन फंक्शन। आप दो तरीके से पता कर सकते हैं अपने फंक्शन को। अब इवन फंक्शन पता चल गया तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपका जो भी
जो भी इंटीग्रेशन है, माना आपकी जो लिमिट है वो -a से लेकर a है और यहाँ पर आपका फंक्शन था, आपने ये देख लिया कि आपका फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस लिमिट जो -a से a थी इसकी जगह ट्वाइस करें, 0 से लेकर a कर लें और fx dx कर लें। आप इंटीग्रेशन में ये चेंज कर सकते हैं। ये हम लोग कैसे कर पा रहे हैं इसको एक बार ग्राफिकली समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन बनकर आया वो सिमेट्रिकल अबाउट y है, यानी कि y के इस तरफ जैसे बना हुआ है वैसे ही y के इस तरफ बना हुआ है। सपोज हमें ये हमारा इंटरवल था, सपोज ये वैल्यू -a है और ये वाली वैल्यू सपोज आपकी a है। आपको -a से a के बीच में इसको इंटीग्रेट करना है और ये आपका 0 है ओरिजिन। आप देख सकते हैं कि जैसा मेरा फंक्शन इधर की तरफ बना हुआ है बिल्कुल एज इट इज फंक्शन इधर की तरफ बना हुआ है, तो 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक साइड का फंक्शन ले लेते हैं विच इज फ्रॉम 0 to a और उसका ट्वाइस कर देते हैं, तो हमें ये नेगेटिव साइड वाले फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा ही है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो इसीलिए जब दोनों तरफ एक जैसा फंक्शन बना हुआ है तो हम सिर्फ एक साइड के फंक्शन को लेते हैं जिसका इंटरवल 0 से लेकर a है और अपने आंसर को ट्वाइस कर देते हैं। तो इसलिए हम ट्वाइस करते हैं और इंटरवल हमने ले लिया है 0 से लेकर a। ये हमारा कंसेप्ट है इवन फंक्शन का। अब देखते हैं ऑड फंक्शन कैसे पता करेंगे। देखिए बच्चों, ऑड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, अगर हम x को रिप्लेस करें -x से और आप देखेंगे कि आपका फंक्शन सेम तो बनकर आ गया लेकिन एक नेगेटिव का अंतर आ गया। तो अगर आपके फंक्शन में नेगेटिव का अंतर आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो इसका मतलब वो ऑड फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक फंक्शन लिया दैट इज fx इज इक्वल्स टू sin x। आपने x को रिप्लेस करा -x से, आपके पास नया फंक्शन बनकर आया sin -x। आपको पता है sin -x की वैल्यू होती है -sin x, यानी कि आपका जो फंक्शन था fx और जो नया फंक्शन था f-x, ये दोनों सेम तो आए, यहां भी साइन आ गया यहाँ भी साइन आ गया, लेकिन एक माइनस साइन कॉमन आ गया। तो इसका मतलब fx इज इक्वल्स टू f-x तो आया लेकिन एक नेगेटिव के अंतर के साथ। तो जब भी ऐसा फंक्शन होगा तो हमारा फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं बच्चों। आप एक ग्राफ